Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसका आज लेक्चर नंबर 3. आज के लेक्चर में हमें 3 टॉपिक देखने हैं. सबसे पहले हमें देखना है कोलार्च लॉ देखना है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है. उसके बाद हम देखेंगे कंडक्टिविटी सेल होता क्या है, उसके बाद सेल कांस्टेंट क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग डिटरमाइनिंग द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये टॉपिक होने के बाद इस पे जो न्यूमेरिकल है, अगर हो सके तो आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल भी कवर करने, अगर नहीं हुआ तो इसके लिए नया लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें देखना है कोलार्च लॉ जो कि एग्ज़ाम में आता है, कभी कभी 2 मार्क के लिए या कभी कभी 3 मार्क के लिए. लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक. तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कोलार्च लॉ क्या है. कोलार्च लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन ऐसे भी कहा जाता है. इस पर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ कोलार्च लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, गिव वन एग्जाम्पल. ऐसा क्वेश्चन होता है. कभी कभी इसके एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं, गिव एप्लीकेशन ऑफ कोलार्च थ्योरी. तो चलो पहले सबसे पहले लॉ क्या है वो समझ लेते हैं. द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लैम्डा 0 से दिखाते, इसे जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं. लास्ट जो लेक्चर था उसके ग्राफ में हमने देखा था कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन और ऑल्सो नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन. जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं किसमें, सोल्यूशन में, वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ को आयन. मतलब अपने को आयन को छोड़ के क्या करेंगे, खुद ही क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे और खुद क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल मोलर कंडक्टिविटी. तो जो है इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी, इसे कौन है, हर आयन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है. कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, बाय माइग्रेटिंग इंडिपेंडेंटली विथ irrespect of nature of other ion to which it is associated. वो जिस आयन के साथ एसोसिएटेड होता है उसके इरिस्पेक्ट में क्या करता है, ये आयन क्या करता है, माइग्रेट करता है इंडिपेंडेंटली. और जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी आती है इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट तो 2 आयन का कॉम्बिनेशन होगा, कैटायन एंड एनायन. तो ये 2 आयन पानी में जाने के बाद क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो ये जो आयन है इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे. और कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. और क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इन टोटल मोलर कंडक्टिविटी. इसे क्या कहा जाता है, कोलार्च लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कहा जाता है. ओके.
तो देखो बोथ कैटायन एंड एनायन दोनों भी होंगे कैटायन एनायन। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, सपोज NaCl को पानी में डिजोल्व कर दिया है। तो देखो NaCl है हमारे पास, एक सॉल्ट है, डिजोल्व किया तो हमें क्या मिले, 2 आयन मिले। ओके, ये हो गया हमारा कैटायन और ये हो गया हमारा एनायन। दोनों भी कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सो बोथ कैटायन एंड एनायन कंट्रीब्यूट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। एट लैम्डा जीरो मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जिसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहा जाता है। इस टाइम पे ये दोनों भी क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। एसोसिएशन से माइग्रेशन नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, सॉल्यूशन में माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट मतलब मूवमेंट करेंगे। ओके, तो अगर दोनों भी कंट्रीब्यूट करते हैं माइग्रेशन करके, तो अगर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है, जिसे लैम्डा जीरो कहा जाता है, वो क्या होगा, अभी यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें दोनों कैटायन और एनायन क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स, इसके कुछ मोल्स होंगे, इसके कुछ मोल्स होंगे। ओके, हमें पता है मोल्स होते हैं इनके साथ। तो इसके मोल को, सपोज मैंने कैटायन के मोल को N+ से क्या किया, रिप्रेजेंट किया, और इसका जो मोलर कंडक्टेंस जो दिखाएगा ये, इसे मैंने कंसिडर किया λ+0, और दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए दूसरे का भी मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस साइन का आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए उसको राउंड कर लेते। और इसका क्या होगा, λ-0। तो यहाँ पे क्या है, देखो आपके बुक में इसे ऐसे कैप से दिखाया है। ये क्या है, इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसे ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हो। ओके, N+ क्या है, N+ और N- दोनों भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। पहला कैटायन का है और निगेटिव किसका है, एनायन का है। क्या है, उनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ओके, उसके बाद λ+0 एंड λ-0 क्या है, दीज आर द मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टेंस कहो, मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हैं। कंडक्टिविटीज ऑफ पॉजिटिव है मतलब किसकी होगी, कैटायन की होगी, और दूसरी क्या होगी, निगेटिव है मतलब एनायन की होगी रिस्पेक्टिवली। तो ये जो फॉर्मूला है, ये क्या है, कौन दे रहा है, कोलार्च लॉ हमें ये फॉर्मूला दे रहा है। लॉ के हिसाब से क्या होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन the ions migrate independent of co-ion and contribute the total molar conductivity of the electrolyte। तो दोनों भी इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। ये अपना मोलर कंडक्टेंस दिखाएगा, ये अपना मोलर कंडक्टेंस दिखाएगा। दोनों की जब हम एडिशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिलेगा या फिर ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे क्या है, इसे λ0 कह सकते हो। ये क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। N+ इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन, N- आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन, λ+0 इज़ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड दिस वन इज़ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो इन सबको यूज़ करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम क्या करते, एप्लीकेशन को देखते। ओके, तो ये जो हो गया केमिकल फार्मूला हो गया, स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला ये इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्च थ्योरी या कोलार्च लॉ भी कह सकते हो, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसे हम। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हमें देखना है KCl। तो KCl का कैसे होगा डिसोसिएशन,
KCl forms K प्लस एंड Cl माइनस। ओके, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम, KCl के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, इसका भी 1, मतलब n प्लस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और n माइनस की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। तो क्या फार्मूला था हमारा, हमारा फार्मूला था n प्लस लैम्डा प्लस 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 माइनस लैम्डा माइनस 0, ऐसा फॉर्मूला था। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते, ये हो गई 1 वैल्यू n प्लस की। ओके, अभी हमें लैम्डा प्लस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम फाइंड आउट करने वाले लैम्डा प्लस फॉर द K प्लस आयन, प्लस यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू 1 है, लैम्डा प्लस फॉर द Cl माइनस। मतलब हम क्या कर सकते, ऐसे किसी का भी कैलकुलेट कर सकते। सेकंड एग्जांपल है जैसे BaOH ट्वाइस, क्या होगा डिसोसिएशन, Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो क्या होगा लैम्डा 0 फॉर द BaOH ट्वाइस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 लैम्डा 0 Ba प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा 0 OH माइनस। क्यों 2 यहाँ पे, इसकी n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स बाय नोइंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ an आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द लैम्डा 0 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हमें ये दोनों वैल्यू पता है तो इसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, ये जो है किरचॉफ्स लॉ, इसे यूज़ करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड देखो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, दिस थ्योरी आल्सो यूजफुल इन द कैलकुलेटिंग लैम्डा 0 वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इनका मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली क्या है, डिजोल्व नहीं होते किसी भी ये जो होता है सॉल्वेंट उसमें। तो इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो कैसे, सपोज हमें एसिटिक एसिड बनाना है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए HCl चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्टली हम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी या फिर लैम्डा 0 वैल्यू डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि वो क्या है, स्लोली डिजॉल्व होते, कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इनको हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इनको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अगर हमें CH3COOH बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, HCl में क्या ऐड करेंगे, हम ऐड कर सकते हैं CH3COONA, और इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, NaCl माइनस करना पड़ेगा। ओके, कैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आ गया H प्लस, इसका डिसोसिएशन, इसका हो गया Cl माइनस, इसका हो गया CH3COO माइनस, यहाँ पे हो गया Na प्लस माइनस माइनस Cl माइनस, ये माइनस साइन मैंने दोनों जगह पे ले लिया, थोड़ा सा मैथ लगाओ यहाँ पे अभी। ओके, तो देखो हमें क्या बनाना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ को मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है। ये दोनों आयन नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमें क्या बनाना है, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, हमें ये बनाना है। ये दोनों आयन नहीं चाहिए, तो इसलिए इसमें से NaCl को क्या किया, माइनस किया। ये Na प्लस इससे काट देगा, ये Cl माइनस इससे काट देगा, ये दो ही आयन बचेंगे, एक साथ क्या बना लेंगे, CH3COOH। मतलब अगर हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा 0 कैलकुलेट करना है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों के एडिशन में से NaCl को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, CH3COOH। ओके, तो ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाया कि कैसे बन सकता है। चलो, तो अभी हमें सपोज CH3COOH का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास। तो देखो
हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है लैम्बडा 0 फॉर CH3COOH। तो क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे यहाँ पे HCl कैसे, हर एक का मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल 1 होगा, तो मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे। हाँ, लैम्बडा 0 H प्लस लैम्बडा 0 Cl माइनस प्लस लैम्बडा 0 CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा 0 Na प्लस माइनस लैम्बडा 0 Na प्लस माइनस लैम्बडा Cl माइनस। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते। यहाँ पे भी क्या होंगे, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, इन दोनों की वैल्यू अगर ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको कैंसिल ही कर देती हूँ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या रह जाएगा, लैम्बडा नॉट H प्लस 0 नहीं एक्चुअली वो CH3COO माइनस, और इससे ये बनेगा। तो आ रहा है समझ में। अगर हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो कैसे किया, यहाँ पे HCl CH3COONA को ऐड किया, इनका बाय प्रोडक्ट NaCl बन रहा था, तो NaCl माइनस ले लिया, तो उसको काट देगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ CH3COOH ऐसे बचेगा। इस पर हमें न्यूमेरिकल भी देखने। तो बिकॉज lambda 0 value of strong electrolyte HCl CH3CONA and NaCl can be calculated by the हमारे पास एक मेथड है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इनके वैल्यू पता है तो हम लैम्बडा 0 एसिटिक एसिड का इजीली क्या करेंगे, बाय यूजिंग सच मेथड इजीली कैलकुलेट कर सकते। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अभी हमें लास्ट देखना है रिलेशन मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या रिलेशन है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है, राइट द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इन दोनों का हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क के लिए आता है। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से भूले तो नहीं हो, अल्फा से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हमने 3rd चैप्टर में देखा था हमारे आयोनिक इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मोलर कंडक्टिविटी के साथ हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसके लिए एक इक्वेशन है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा 0। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे लैम्बडा C क्या होगा, ये हो गई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगी, लाइट होता है, उसकी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन, उसका कितना होना चाहिए, C। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, C। और लैम्बडा 0 क्या होगा, इसे कहेंगे मोलर, अभी देखा हमने, कंडक्टिविटी एट 0 और इन्फानाइट डाइल्यूशन और 0 कॉन्सेंट्रेशन, इसे इन्फानाइट डाइल्यूशन भी कहा जाता है। और ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट लिखना है आपको और सिर्फ मीनिंग लिखने हैं तीनों के। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ करके क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू lambda C upon lambda 0, where lambda C is the molar conductivity or conductance of weak electrolyte at C concentration। concentration उसका C होगा, मतलब पता होगा तो concentration यहाँ लिख सकते हैं। and lambda 0 is the molar conductance at 0 concentration or at a infinite dilution। तो चलो ये जो टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन है 96 पेज नंबर पे आपके टेक्स्ट बुक में। ट्राई दिस करके ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे K से डिनोट किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा C एंड लैम्बडा 0 यूजिंग ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो यहाँ पे ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ हमें क्या करना है,
यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी का। तो अभी हमने लिखा था, क्या था, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। ओके, तो आपकी बुक में ना ये ऐसे कैप जैसे दिखाया है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन लैम्डा ही है, इसे लैम्डा ही कहा जाता है। ओके, और दूसरा हमारे अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड्स लॉ क्या था, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर अच्छे से किया तो याद होगा, ये था अल्फ़ा स्क्वायर सी। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे, 1 माइनस अल्फ़ा। तो अभी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते। तो क्या है अल्फ़ा की वैल्यू, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। ओके, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता थी। तो चलो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते, तो क्या होगा, ये लैम्डा सी स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय क्या होगा, ये लैम्डा ज़ीरो स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना, इसका अपॉन क्या होगा, देखो इसे सिंप्लीफाई करते, लैम्डा ज़ीरो माइनस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। ये पता है ना कैसे किया तो ये ऐसे आएगा, लैम्डा ज़ीरो माइनस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। तो यहाँ पे इसके साथ ये एक कट जाएगा, आ रहा है समझ में, या फिर उल्टा कर लेते, लैम्डा सी स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय लैम्डा ज़ीरो स्क्वायर इंटू, अब ये ऊपर जाते वक्त क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, लैम्डा ज़ीरो माइनस लैम्डा सी। तो ये 2 इसके साथ क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमें मिलेगा लैम्डा सी स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय क्या होगा, लैम्डा ज़ीरो इंटू लैम्डा ज़ीरो माइनस लैम्डा सी। ओके, तो ये होगा एक्सप्रेशन फॉर द ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये है एक्सप्रेशन। तो अभी हमें देखना है कंडक्टिविटी सेल। अभी हम क्या करेंगे, जो कोलर्स लॉ देखा उसके न्यूमेरिकल्स और जो सेल कांस्टेंट की न्यूमेरिकल्स है वो हम एक साथ ही देखेंगे, एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट उसका, न्यूमेरिकल का नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हम देखते हैं कंडक्टिविटी सेल होता क्या है। मैं आप लोगों को डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी कंडक्टिविटी सेल होता क्या है। वैसे भी मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको कंडक्टिविटी जल्दी समझ में आएगा। तो चलो आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आपके टेक्स्ट बुक में 96 पेज नंबर पे दिया है, वहाँ से भी देख सकते हो। सेम डायग्राम है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। कंडक्टिविटी सेल की बात कर रहे हैं हम। कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विथ 2 प्लैटिनम प्लेट। तो एक ग्लास की क्या होगी, ट्यूब होगी, ऊपर देखो ग्लास की ट्यूब दिख रही है, और इस ग्लास की ट्यूब में 2 प्लैटिनम क्या है, वायर को पुट किया है। ग्लास ट्यूब होगी, उसमें प्लैटिनम वायर को पुट किया होगा। ओके, तो उसमें ग्लास ट्यूब में क्या होंगे, 2 प्लैटिनम के प्लेट होंगे, जिन पे कोटिंग होगा थिन लेयर ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक। तो ये जो वायर होती है अंदर से प्लैटिनम होगा, और उस पर कोटिंग किसका होगा, प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग होगा, जो दिख रहे हैं हमें प्लैटिनम के प्लेट उस पे। ओके, इसे कहा रखा है थिक ग्लास प्लेट में। ये बीकर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऊपर जो दिख रहा है सिलेंड्रिकल, वो ग्लास प्लेट है या ग्लास ट्यूब है, उसमें 2 प्लैटिनम के प्लेट्स होंगे जिन पे कोटिंग होगा फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक का। तो ये जो प्लेट दिख रहे हैं 2, उनमें क्या है, कोटिंग है। उसके बाद है दिस इज अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। तो क्लोरोप्लैटिनिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इसे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द सेल इज डीप इनटू द सॉल्यूशन हुज रेजिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड एज शोन इन द फिगर। तो इसे क्या करना है, ऐसे सॉल्यूशन में हमें डीप करना है जिसका हमें क्या मेजर करना है, जिसका हमें रेजिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है। तो देखो यहाँ पे एक ग्लास का ट्यूब था, उसके अंदर क्या थे, 2 प्लेट थे, प्लैटिनम प्लेट्स कहा जाता है उसे, और इसे जिस सॉल्यूशन में डिप करोगे उसका जो होगा रेजिस्टेंस, उसे मेजर करने में ये क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा। इसे हम कहेंगे कंडक्टिविटी सेल।
तो ये कंडक्टिविटी सेल क्या करता है, कंडक्टेंस को मेजर करता है, फिर उसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से ये जॉइन होता है जिसे कंडक्टिविटी मीटर कहा जाता है। तो उसके साथ ये जॉइन होता है, उसके स्क्रीन पे हमें डायरेक्ट क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, इस इलेक्ट्रोड को उसके साथ जॉइन किया हुआ होता है। अभी हमें देखना है सेल कांस्टेंट क्या है। तो कंडक्टिविटी सेल अच्छे से समझ लो, एक ग्लास की ट्यूब होगी, उसके अंदर 2 प्लैटिनम के वायर होंगे, नीचे 2 प्लैटिनम के प्लेट जॉइन होंगे, एकदम थिन होंगे क्योंकि प्लैटिनम इज़ एक्सपेंसिव मेटल। और उस पर क्या होगा, प्लैटिनम का पाउडर क्या की होगी, प्लैटिनम ब्लैक की पाउडर का कोटिंग होगा, और इसे यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है उसमें इसको क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी सेल को हम डिप कर सकते। लेकिन हर कंडक्टिविटी सेल का एक सेल कांस्टेंट होता है। तो चलो देखते हैं सेल कांस्टेंट होता क्या है। तो चलो देखते हैं सेल कांस्टेंट होता क्या है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, डिफाइन सेल कांस्टेंट, ऐसे करके व्हाट इज यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या है, फॉर अ गिवन सेल, आपको कोई भी सेल दिया हुआ हो, द रेशियो ऑफ सेपरेशन, मतलब दोनों के बीच में जो लेंथ होगी, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे एल कहा जाता है, और इसका कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होता है, ए होता है। तो इनका जो रेशियो होगा उसे क्या कहा जाएगा, सेल कांस्टेंट। फॉर अ गिवन सेल द रेशियो ऑफ सेपरेटिंग एल बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन दैट इज ए ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। मतलब 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं सेल के अंदर, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है और उनका कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में डीप है, इनका जो रेशियो होगा उस रेशियो को क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट। इसीलिए सेल कांस्टेंट को हम दिखा सकते हैं बाय द फॉर्मूला सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन ए, where L is the distance between 2 electrode and A is the area of cross section of electrode। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, अगर SI यूनिट की हम बात करें तो इसका होगा पर मीटर, और अगर CGS की बात करोगे तो क्या होगा, पर सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में होती है और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लेंथ मीटर में होती है और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट हो जाएंगे, SI यूनिट होगा पर मीटर और CGS यूनिट होगा पर सेंटीमीटर। तो इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट और डिफाइन सेल कांस्टेंट, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, गिव इट्स यूनिट, ऐसे करके 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल कांस्टेंट। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम शॉर्ट नोट में, हम डेफिनेशन का एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं, और एक बात हम लिख सकते हैं जिसे मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, आप लोग देखो। हमने एक फार्मूला देखा था कंडक्टिविटी का, कि कंडक्टिविटी के जो होती है वो होती है 1/r इंटू एल अपॉन ए। लेकिन एल अपॉन ए यहाँ पे क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, यस कह सकते हैं, क्योंकि इसी रेशियो को तो सेल कांस्टेंट कहा जाता है। मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो कभी कभी ऐसा भी रिलेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द सेल कांस्टेंट। तो क्या है इनका रिलेशन, K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R। इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू अगर पता है तो तीसरी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अभी हमें देखना है, हमने देखा सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ एल अपॉन ए। इसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, हाउ इज सेल कांस्टेंट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट से कैसे इसे डिटरमाइन करते हैं। तो आपके सामने देखो एक एग्जाम्पल है, एक डायग्राम है। तो डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। टू द सेल कांस्टेंट डिटरमाइनिंग बाय यूजिंग 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन। तो तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मोलर यूज़ कर सकते हो, 0.1 मोलर यूज़ कर सकते हो, 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो। द कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज़ वेल कैलकुलेटेड और इट इज़ स्टेबल एट वेरियस टेम्परेचर, ऐसे कह सकते हो। जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा वैरी नहीं होती टेम्परेचर के हिसाब से। तो
तो इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। 1 मोलर KCl यूज़ करो, 0.1 मोलर KCl यूज़ करो, या फिर 0.01 मोलर KCl यूज़ करो। तीनों में से कोई भी सोल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द सेल कांस्टेंट। तो दूसरा पॉइंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ KCl सोल्यूशन इज मेजर्ड बाय, ये जो होगा विजडॉन्स ब्रिज एज शोन इन द फिगर। तो इसे कहा जाता है विजडॉन्स ब्रिज कहा जाता है। तो इसे यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ए बी देखो अभी जो है यहाँ पे दिख रहा है, ए बी इज़ द यूनिफॉर्म वायर। ये जो ए बी जो है एक यूनिफॉर्म वायर है, मतलब एक जैसी वायर यहाँ पे यूज़ की गई है। आर एक्स इज़ द वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, जो आर एक्स होगा ये क्या होगा, एक वेरिएबल है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है, नॉन रेजिस्टेंस वाला वेरिएबल होगा कोई भी। प्लेस्ड इन वन आर्म ऑफ द विजडॉन्स ब्रिज, तो इसे एक साइड में क्या कर दिया हमने, प्लेस कर दिया। एक साइड में हमने नोन वाला प्लेस किया, यहाँ का हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। दूसरे साइड में क्या है, अननोन वाला है। ओके, द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग KCl सोल्यूशन इज अननोन रेजिस्टेंस। हमें तो ये तो पता है ये KCl सोल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस पता नहीं। इसे यहाँ पे क्या कर दिया, इस साइड में ज्वाइन कर दिया। इस साइड में रेजिस्टेंस, नोन वाला रेजिस्टेंस ज्वाइन किया है, यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दिया, जिसका हमें डिटरमाइन करना है। ओके, इस सर्किट में फिर देखो क्या हुआ, D इज द करंट डिटेक्टर। ये D जो होगा करंट डिटेक्टर है, मतलब करंट बताएगा कितना करंट लग रहा है, करंट आ रहा है उसमें। F इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दैट मूव अलोंग AB। तो ये जो होगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, मतलब आप उसे क्या कर सकते हो, फिजिक्स लैब में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है वो। AC रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिव करंट। ये क्या है, अल्टरनेटिव करंट है। इस साइड से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो। कहाँ पे, इस ब्रिज में। द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव अलॉन्ग AB अंटिल नो करंट फ्लो। तो इसे कब तक मूव करना है, इस पॉइंट को, जब तक यहाँ पे कोई भी करंट ना दिखे तब तक। द डिटेक्टर D शोज नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन दिखना नहीं चाहिए। द नल पॉइंट इज दस ऑब्टेन एट C। तो जो नल पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका C होगा, मतलब इस F को आपको वहाँ पे रखना है। वो क्या होगा, आपका नल पॉइंट होगा जब आपको D में कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा तब तक। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखो अकॉर्डिंग टू वेस्टोन्स ब्रिज प्रिंसिपल क्या होगा, हमें एक फार्मूला मिलेगा। तो फार्मूला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या। उस फार्मूला में हमें क्या करना है, AC की लेंथ मेजर करनी है, A से लेकर C तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये AC नहीं है, ये करंट है। A से लेकर C तक की लेंथ मेजर करनी है, और B से लेकर C तक की भी लेंथ क्या करनी है, मेजर करनी है। RX तो हमें पता ही है। इन सब को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, KCl का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया है, तो देखो आपके बुक में भी दिया है ये। R सोल्यूशन अपॉन लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू RX अपॉन लेंथ ऑफ BC। मतलब इसे X एज्यूम करते हैं हम, उसके अपॉन क्या लेना है, इतनी लेंथ, इसकी वैल्यू पता है, इसके अपॉन क्या लेना है, इसकी लेंथ। तो X हमें क्या मिलेगा, X इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC इंटू RX डिवाइड बाय लेंथ ऑफ BC। और तीनों की वैल्यू हमें पता है, उनको डाल के हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से क्या किया जाता है, सेल कांस्टेंट यूज़ करके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। तो एक सर्किट यूज़ करेंगे जिसमें एक हमें क्या है, रेजिस्टेंस पता है, दूसरा हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। दिस अपॉन इतना डिस्टेंस, दिस अपॉन इतना डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तीन वैल्यू हमें पता है। ये क्या है, ऐसे पॉइंट पे हमें रखना है, ऐसे पॉइंट पे रखना है जब क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखे, ऐसे पॉइंट पे रखो। उसे C कहना है। A से लेकर C का डिस्टेंस मेजर करना है, B से लेकर C का डिस्टेंस मेजर करना है। तो उतना मेजर कर सकते हो, कितना सेंटीमीटर होगा वो देखना है। और क्या होगा, यहाँ का जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसे हम X एज्यूम करेंगे। सो X अपॉन लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू RX अपॉन लेंथ ऑफ BC। तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 में से 3 वैल्यू हमें पता है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं बाय यूजिंग द कंडक्टिविटी सेल और बाय नोइंग द सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड। मतलब अगर आपको कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी आप कौन से स्टेप से क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। तो देखो यहाँ पे हमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहला हमें करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट।
जो कंडक्टिविटी सेल दिया है उसका सेल कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग केसीएल सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने देखा जो व्हीटस्टोन्स ब्रिज है उसे यूज़ करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो जो केसीएल यूज़ करेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है 1 मोलर ले सकते हैं, 0.1 मोलर ले सकते हैं या 0.01 मोलर ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। इन कंडक्टिविटी सेल हम कौन सा केसीएल यूज़ करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल सॉल्यूशन मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन, जो होगा व्हीटस्टोन्स ब्रिज को हम यूज़ करके क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन हमें पता है, सेल कांस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते। सेकंड स्टेप होगी डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या कंडक्टिविटी है वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो केसीएल सॉल्यूशन इन कंडक्टिविटी सेल, जैसे स्टेप 1 में हमें देखा, उसे हम रिप्लेस करेंगे इस सॉल्यूशन से, मतलब उसे निकाल देंगे और उस सेल में हम जो सॉल्यूशन आपको जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक जिसका हमें कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी मेजर करनी है केसीएल से उसे रिप्लेस कर देंगे। केसीएल को हटा देंगे और इस सॉल्यूशन को वहाँ पे रख देंगे। तब क्या होगा, तब इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, उसके के को कैलकुलेट कर सकते हैं। अननोन की कंडक्टिविटी जो दिया है उसकी कंडक्टिविटी, ये तो हमने लिया था, इसकी हमें पता थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो दी है उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे सपोज KCl है, सॉरी NaCl है, ऐसे समझ लो। तो इसे यहाँ पे रखा है तो इसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी को हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, ये आर सॉल्यूशन इधर चला जाएगा रेजिस्टेंस। तो अभी सेल कांस्टेंट भी पता था, अभी कैलकुलेट किया था, रेजिस्टेंस भी पता है सॉल्यूशन का, तो हम क्या कर सकते हैं, अननोन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते। स्टेप 3 में क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K/C। के को अभी कैलकुलेट किया, कॉन्सेंट्रेशन पता होगा कितना दिया हुआ होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे लैम्डा कैलकुलेट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करनी है तो आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला कि KCl यूज़ करके उसका सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करो, दूसरा कि KCl को उस इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेस करके उसका कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो, और तीसरा होगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K/C यूज़ करके क्या करो, इसकी कंडक्टिविटी, इसका जो होगा मोलर कंडक्टिविटी उसे कैलकुलेट करो। तीन स्टेप से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, जो न्यूमेरिकल पे एक लेक्चर होगा जिसमें हम जो कोलार्ड्स जो इक्वेशन देखा था लॉ उसके और सेल कांस्टेंट दोनों की न्यूमेरिकल एक साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के ले लूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। जहाँ पे न्यूमेरिकल से वहाँ क्या करोगे, आप न्यूमेरिकल को एक बार खुद से सॉल्व करके देखोगे, और जो भी एडिशनल न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज में वो भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।